नमस्ते दोस्तों। कथानिधि चैनल पर आज की हमारी कहानी का नाम है नाटक। कहानी के बारे में अपना मत कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उसने मेरी पीठ में रिवॉल्वर लगा रखी थी और मुझे धकेलते हुए अपने घर की तरफ लेकर गई। मेरी कार धुलाई की दुकान वैसे ही सुनी पड़ी थी और वह बिना मालिक के सुनी ही पड़ी रही। मकान के नाम पर 2 कमरे थे। घुसने के साथ ही बड़ा कमरा था जिसमें टूटे फूटे पलंग पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी जो उस लड़की को भयानक से भयानक गालियां दिए जा रही थी। अरे करमजली, तू क्यों न मर गई उन लोगों की जगह। तुझे ब्याह दूं तो मुझे चैन आए। मेरा भगवान के घर से बुलावा भी तभी आएगा जब तुझे ब्याह दूंगी। उसकी अमानत उसे सौंप दूं तो चैन आए। अरे नागिन सबको खा गई, क्या मुझे भी खाएगी। ब्याह कर ले, पीछा छोड़ मेरा। भगवान मौत भी नहीं देता, ना जाने कब पीछा छोड़ेगी तू। दादी की गालियां सुनकर मैं हैरान था। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने अब लड़की की किसी भी बात पर ऑब्जेक्शन लेना बंद ही कर दिया था। लड़की बोली, अम्मा यह आ गए और देखो हम शादी भी कर रहे हैं। उसने झटपट पास रखे झोले में से माताजी की चुनरी निकाली और सिर पर डाल ली और बुढ़िया से बोली, देखो मैं तो तैयार भी हो गई। बुढ़िया ने गौर से देखा। ठीक से शायद उसे दिखाई नहीं देता था, पर उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई। तुम आ गए बेटे, ब्याह कर ले बेटा, तो मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। अरे हवन कहाँ है, आग तो जला। उसने तुरंत चूल्हे में से लकड़ी निकाली। हवन कुंड कहाँ था, वहां तो 2 ईंटें रखी और उस पर लकड़ी रखकर जला दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी रिवॉल्वर मुझसे हटी ना थी और मैं मूर्खों सा जो हो रहा था उसे देख रहा था। शायद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इस विचित्र परिस्थिति में। आग जली, फिर हमने फेरे भी ले लिए। अम्मा ने गले में से एक माला निकाली, हाथ मेरे हाथ में देकर कन्यादान कर दिया। इसके बाद वह बड़ी निश्चिंत होकर सो गई। यह सब होने के बाद उस लड़की ने मेरे हाथ जोड़े और कहा, अब आप जा सकते हैं। क्या था यह जो करीब 20 मिनट में मेरे साथ घट गया था। मैं वहां से निकलकर वापस अपनी दुकान पर आ गया और बैठ गया। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न ही हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं हैरान परेशान था कि इन 20-25 मिनटों में क्या से क्या हो गया। मैं सीआईडी में काम करता हूँ और इसी सीआईडी की एक तहकीकात के दौरान मैं एक कार की धुलाई व साइकिल के पंचर ठीक करने के दुकान पर काम करने लगा था। काम करते करते मुझे 3 महीने हो गए थे। उस दिन रात को मैं दुकान पर अकेला बैठा था और दुकान का मालिक कहीं गया हुआ था। तभी एक लड़की मेरे पास आई और बोली, आप चलिए मेरे साथ। मैंने हैरान होकर पूछा, कहाँ और आप हैं कौन। वह, मैं सामने के मकान में रहती हूँ, पर आप मुझे क्यों ले जाना चाहती हैं। सुनिए, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो चाहती है कि मेरी शादी उनके सामने हो जाए। प्लीज आप चलिए और उनके सामने मुझसे शादी कर लीजिए। यकीन मानिए नकली शादी होगी, असली नहीं। मैं हैरान हो गया। अरे कोई जबरदस्ती है। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी दादी की शायद आखिरी ही इच्छा है और वो बड़ी बीमार है। प्लीज एक छोटा सा नाटक ही तो करना है। मैं गुस्सा हो गया। तुम जाओ यहाँ से, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। अजीब लड़की है। देखिए, मेरे लिए जीने और मरने का प्रश्न है। अगर आप नहीं चले तो मैं आपको शूट कर दूंगी। यह कहकर उसने गन निकाल ली। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा ना, यह मेरी दादी की अंतिम इच्छा का सवाल है। प्लीज आप मेरे साथ चलिए। नाटक ही तो करना है, सिर्फ उनको दिखाने के लिए शादी करनी है। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। देखिए यहाँ कोई और है नहीं, नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करती। मैंने छिना झपटी करके उससे रिवॉल्वर छीनने की बड़ी कोशिश की, परंतु उसने बंदूक कभी मुझ पर तो कभी खुद पर तान दी थी। उसका कहना था कि अगर आप नहीं चले तो या तो मैं खुद मर जाऊंगी या आपको मार डालूंगी। और फिर वह प्लीज प्लीज कह के गिड़गिड़ाने लगी।
एक समय ऐसा भी आया कि वो बड़ी गुस्से में भर गया। आसपास कोई था नहीं जो मेरी मदद करता या उसे रोकता। मैं मजबूर हो गया था। उसने मेरी पीठ में रिवॉल्वर लगा रखी थी और फिर ऊपर का सारा घटनाक्रम हो गया। सब कुछ इतना आनन फानन में हो गया कि मैं मूर्ख सा लड़की के बताए अनुसार सब काम करते रहा और अब मुझे पछतावा हो रहा था। न जाने कितनी देर तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। बंसी मुझे झंझोड़ रहा था, समीर भैया, हवा टाइट कर दो, ठेके पर जा रहे हैं। रास्ते में अगर ससुरी ने धोखा दे दिया तो बड़ा फजीता हो जाएगा। मैं तो जैसे होश में ही नहीं था। अब मुझे भयानक गुस्सा भी आ रहा था। इसी से बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? ठेके पर। और कहाँ? आज तो मुझे भी चलना पड़ेगा शायद। अरे शायद क्यों भैया, पक्के से ही चलो ना। हम तो रोज कहते हैं तुमसे, तुम्हें नहीं मानते। चलो एक से भले दो, आज तो पीने का भी मजा आएगा। और भी न जाने क्या क्या कहता रहा वह। मैं उसके साथ शराब की दुकान पर चला गया और उसी ने जब मंगानी शुरू की तो ना जाने कितने पैग पी गया। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब होश आया तो बुढ़िया की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वह लड़की आधे अधूरे कपड़ों में एक कोने में दोनों पैरों के बीच में सिर डालकर बैठी थी या सो रही थी। मेरा भी सिर चकरा रहा था। मैं उठा, अपने कपड़े पहने, मटके में से पानी लिया, मुंह धोया। उसे देखता हुआ मैं बाहर निकल गया। दुकान पर आकर मुड्ढे पर बैठा और शाम की सारी बातें याद करने लगा। दिमाग पर जोर देने पर बस इतना ही याद आया कि किशोर बड़ी मुश्किल से मुझे किसी तरह टांग टूंग कर दुकान पर छोड़ गया था। और फिर यह याद आया कि मैं लड़की से कह रहा था कि तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब इस रस्म को निभाने की मेरी बारी है। वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और मैं उसकी कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं अपने होश में ही नहीं था और उस लड़की पर गुस्सा भी था। इन महीनों में जितनी जानकारी मैं जुटा सकता था होटल पर दबिश देने के लिए काफी थी। बहुत सारे अनैतिक कार्य हो रहे थे वहां और अंडरवर्ल्ड में से भी उनका काफी जुड़ाव था। मैं 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट आगे पहुंचा चुका था कि आज यह घटना घट गई थी। मुझे अपने व्यवहार पर बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकता था। क्या कर बैठा मैं यहाँ? मेरी भेजी गई रिपोर्ट का जवाब मिला कि हमें सिर्फ होटल मालिक को नहीं पूरे गिरोह को पकड़ना है। तो अब मुझे उस होटल में जाकर काम करना होगा। बॉस मेरे काम से काफी खुश थे। साइकिल की दुकान पर नया प्लेसमेंट हो गया था और मैं पूरी तरह से अपना लुक चेंज करके होटल में नौकरी पाने में सफल रहा। इंटरव्यू के समय थोड़ी सी इंग्लिश की बदौलत मेरी हैसियत वेटर से ज्यादा थी। धीरे धीरे सब सेट होने लगा था। होटल जैसे कि बाहर से दिखाई देता था वैसा ही अंदर से भी था। जानने वाले ही समझ सकता था कि वहां क्या क्या हो रहा था। पर सब कुछ अच्छा था। बहुत जल्द मैंने नब्ज पकड़ ली और मेरी रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। होटल में आए मुझे करीब 5 महीने हो गए थे। मैं होटल से बाहर नहीं निकलता था। दिन भर के काम के बाद वहीं के सर्वेंट रूम में सो जाता था। कभी कभी मेरा प्लेसमेंट जो पंचर की दुकान पर काम करने लगा था आ जाता था और हम दोनों थोड़ी बातें कर लेते थे। एक शाम को होटल के कॉरिडोर में मेरा प्लेसमेंट दिखाई दिया। मैंने इशारे से उससे पूछा कि इस समय तुम यहाँ कैसे? तो उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और तेजी से बाहर निकल गया। मैंने होटल के मैनेजर को कहा कि कुछ जरूरी काम है, इसलिए 1 घंटे की छुट्टी ले ली और बाहर आकर ऑटो किया और हमारे मिलने की निश्चित जगह पर पहुंच गया। हमारे बॉस वहां पहले से ही मौजूद थे। बॉस ने हमारे कल के ऑपरेशन की रूपरेखा बनाने और समझाने के लिए हमें बुलाया था। सब कुछ निश्चित हो जाने के बाद में मैंने अपने प्लेसमेंट से पूछा कि तुम आज शाम को कैसे क्या आ गए? तो उसने बताया कि आज तो उसकी छुट्टी थी। कैसे? मेरी दुकान के सामने एक घर है ना, झोपड़े जैसा, वहां कोई बूढ़ी माई मर गई है। आज न जाने कितने दिनों बाद मुझे उस लड़की की याद आ गई। मुंह से ओह निकला पर उसके सामने कोई भाव व्यक्त नहीं किया। मैं सोच रहा था कि जिस दादी की इच्छा के लिए उसने उस दिन वह सब कुछ किया था वही आज नहीं रही थी। अब वह क्या करेगी? मैंने पूछा, और कौन रहता है उस घर में? तो बोला, उस दादी की एक पोती है जो सुबह सुबह फूलों की दुकान लगाती है मंदिर के बाहर। और तो कोई नहीं रहता वहां। क्या प्रेग्नेंट है? हाँ, बड़ी दुखियारी है बेचारी।
आप भी तो जानते होंगे, जब आपका वहां प्लेसमेंट था तो आपने भी तो कुछ देखा ही होगा उन लोगों को। मैं कुछ बोल नहीं पाया। सुबह ही ऑपरेशन था हम लोगों का तहकीकात के तहत, और बहुत सी तैयारियां भी करनी थी। ऑपरेशन उम्मीद से ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सभी अधिकारियों ने जीत का सेहरा मेरे सिर पर ही बांधा। बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा गया था और बहुत से हथियारों के साथ मादक ड्रग्स का भी जखीरा पकड़ा गया था। और यह बहुत बड़ी बात थी कि पूरा गैंग एक ही जगह पर था, जिसकी कई वर्षों से तलाश थी। आज वापसी थी। एक छोटे से गेट टुगेदर के बाद मुझे अपने शहर लौटना था। बहुत अच्छी पार्टी के बाद मेरा ड्राइवर कार में सामान रख रहा था। सभी से बाय बाय बोलने के बाद हम भी निकल गए। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटा जा रहा है। दिल में बहुत जोर से दर्द भी हो रहा था। मन कर रहा था कि बक्का फाड़ कर रो लूं। क्या करूं क्या नहीं, डिसीजन नहीं हो पा रहा था। पर आखिर में दिल ही जीत गया। मैंने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा। लोकेशन बताते हुए मैं उस लड़की के घर पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने पर उसने दरवाजा खोला। पहचान नहीं पाई। बोली, बोलिए क्या काम है। मैंने उसकी ओर देखा और अंदर नजर घुमाई कि कुछ जरूरी सामान हो तो। एक अटैची के अलावा सभी सामान फालतू सा था। अटैची में भी क्या था मुझे नहीं पता था, पर अटैची उठाई, उसका हाथ पकड़ा और खींचकर लाकर कार में बिठा लिया। वह चिल्लाती रही। ड्राइवर से कहा मैंने, चलो। मैं पीछे ही बैठा था। वह डर रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और कहा, गन पॉइंट पर लेना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता है। मैं तुम्हें नहीं, अपने होने वाले बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। वह इस नर्क में जन्म नहीं ले सकता। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह अवाक सी मेरा मुंह देखते रह गई, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वह बिल्कुल शांत हो गई। 6 घंटे के सफर में उसने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। सुबह सुबह हम लोग आगरा पहुंचे। यह तो तय था कि घर नहीं ले जा सकता था उसे। ऑफिस के ही मेरे रूम में उसे बिठा दिया। दिन भर में ऑफिस सर से बात करके मेरे लिए अलॉट हुआ क्वार्टर, उसके लिए मैंने रैन बसेरा बना दिया। उसे वहां शिफ्ट करके मैं घर पर चला आया, जहां माँ मेरा इंतजार कर रही थी। माँ के ढेर सारे सवालों का जवाब देकर, इतने शौक से बनाए हुए उनके खाने को खाकर मन तृप्त हो गया। थोड़ी देर माँ की गोद में सर रखकर लेटा रहा। फिर जब लगा कि माँ को भी नींद आ रही है, तो मैंने उन्हें उनके कमरे में छोड़ा और सोने चला गया। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उस लड़की की याद आ गई। क्या कर रही होगी वह। नया शहर, नए लोग, नई भाषा, किसी को जानती भी नहीं। अकेली लड़की। मुझे कुछ सिहरन सी हो आई। आज तो खाने का काम ऑफिस से हो गया था, मुझे पता था। पर मुझे पता था कि सुबह की चाय बनाने के लिए किसी भी तरह का राशन मैंने उस घर में नहीं रखवाया था। कुछ सोचकर मैं सो गया और सुबह जल्दी उठकर बाइक लेकर बाहर निकल आया। क्वार्टर पर जाकर बेल बजाई। बहुत सारी पूछताछ के बाद ही उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि शायद रात भर सोई नहीं है, और आंखों के आसपास की सूजन से उसके रोने के प्रमाण भी मिल रहे थे। रास्ते से जो थोड़ा बहुत सामान मैंने खरीदा था वह मैंने उसे दिया, और चाय, बिस्किट और थोड़ा नाश्ता उसके सुपुर्द किया, और कुछ रुपए भी दिए। बिना बात किए मैं वहां से निकल गया। घर पहुंचा तो माँ चिंता में टहल रही थी। अरे बेटा, इतने दिनों बाद आया और फिर सुबह सुबह बिना बताए बगैर चाय पिए ऐसे ही चला गया। मैंने उन्हें कुछ बहाना बनाकर शांत किया। सुबह के कामों से निवृत्त होकर ऑफिस टाइम पर निकल गया। दोपहर तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। लंच टाइम में फिर उसकी चिंता सताने लगी। बॉस को बोलकर गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार उसने आसानी से दरवाजा खोल दिया। उससे पूछा मैंने, खाना खाया? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और पास के ही मॉल में ले जाकर उसको कपड़े, गैस चूल्हा, बर्तन और घर की जरूरत का सामान, राशन आदि सब कुछ दिलवा दिया। वापस आते हुए एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने चेक करके कुछ टेस्ट लिखे जो मॉर्निंग में करवाने थे। वापस उसे क्वार्टर पर ड्रॉप कर दिया। अगले दिन जांच के लिए जाना था। एक दो दिन इन सब में ही बीत गए। डॉक्टर ने डिलीवरी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बताई थी। दवाइयां शुरू हो गई थी। अब एक दो दिन में एक राउंड लगा लेता। 2 महीने और बीत गए।
मेरी माँ सीधी सादी महिला होती तो शायद छुपा भी लेता, पर प्रिंसिपल रह चुकी मेरी माँ से यह राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। शाम को जब मैं उस क्वार्टर पे गया तो माँ वहां पहले से बैठी थी और लड़की चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अब मैं क्या करता? एक सांस में मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जिससे मैं हिल गया, और वह लड़की रोने लगी, जो यह था कि इस बात की क्या गारंटी है कि इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। इतना सब कुछ चलता जा रहा था कि इस बारे में कुछ सोचने का मुझे समय ही नहीं मिला था। पर उसके आंसू, उसकी बेबसी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बच्चे का बाप मैं ही हूँ। उसने कहा, आप चेक करवा लीजिए, ऐसी जांचें होती है, ऐसा मैंने सुना है, कि जिससे माँ बाप का पता लगाया जा सकता है। मैंने पहली बार उसके मुंह से कोई सेंसिबल बात सुनी थी, जिससे यह पता चल रहा था कि वह शायद थोड़ी बहुत एजुकेटेड भी है। स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया था। वह वैसे ही उस क्वार्टर में रह रही थी, मैं और माँ घर पर। अब माँ और मेरे बीच अनकहा सा अबोला आ गया था। मैंने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, पर जानता था कि उनका दिल टूट गया है। एक स्त्री के अपमान से और खुद माँ को धोखे में रखने से। माँ ने हमेशा मुझसे एक विश्वास ही तो चाहा था, जो मैं बरकरार नहीं रख पाया था। सब कुछ सामने आने के बाद में थोड़ा सा मैं लड़की के प्रति लापरवाह भी हो गया था। इस बार एक हफ्ते के बाद क्वार्टर पर जा रहा था। मेरी गाड़ी की आवाज सुनते ही उसने दरवाजा खोल दिया, जैसे मेरी राह ही देख रही थी। अस्त व्यस्त थी, चेहरे पर ढेर सारा दर्द। मेरे पूछने पर कहने लगी, 2 दिन पहले ही तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, और होता भी तो फोन कहाँ से करती? घर में फोन भी तो नहीं था। तो इसलिए अकेले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दवाई लेकर आई थी। डॉक्टर ने उसे एडमिट होने की सलाह दी थी, परंतु मुझे बताए बिना वह एडमिट होना चाहती नहीं थी। जब बहुत जल्दी जल्दी उसने यह सब बताया, बोलने में भी उसकी सांसें फूल रही थी। मैं तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 8वां महीना चल रहा था उसे, और उसे बड़ी तकलीफ भी हो रही थी। डॉक्टर ने एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब माँ को बताना जरूरी हो गया था, तो उन्हें फोन किया। वे सुनते ही हॉस्पिटल में आ गई। 2-4 दिन लगे उसे ठीक होने में। उसे कमजोरी बहुत थी। वैसे तो मेरी माँ इस शादी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, परंतु उसकी हालत देखते हुए वे उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए माँ और उसकी हेल्प के लिए मैंने एक आंटी लगा दी। माँ ने उसे एक कमरा दे दिया। वह दिन भर उसी में रहती। मेरे जाने के बाद शायद ही वह उस कमरे से बाहर निकलती हो। ऐसे 1 महीना भी बड़े ही कठिनाई से बीता। एक रात माँ ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। रीता को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं तैयार था इसके लिए। उसको तुरंत गाड़ी में बिठाया। 7-8 घंटों के इंतजार के बाद एक बेटा और एक बेटी उसकी गोद में आ गए। बच्चों को देखने के बाद तो माँ की सोई हुई ममता जाग उठी थी। बार बार उन्हें चूमती, कभी मेरे सर पर हाथ फेरती, तो फिर कभी रीता को सहलाती। अब अबोला था तो हम दोनों के बीच। अब भी मेरी उपस्थिति से लड़की सहम जाती थी, और मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करता। पहले प्यार में मिले धोखे के बाद मैंने शादी न करने का निर्णय ले लिया था, और माँ का सबसे बड़ा प्रयास था कि मैं शादी कर लूं। शादी इस प्रकार होगी यह कभी सोचा भी नहीं था। अब माँ अपनी जिंदगी में मस्त, क्योंकि उनके खेलने के लिए खिलौने जो आ गए थे। कोई क्या बात कर रहा है उसे माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी इस शहर में माँ को किसी से कोई लेना देना था नहीं। जो जानने वाले थे उन्हें बता दिया था कि एक सादे समारोह में शादी हो गई है। बच्चे 3 महीने के हो गए थे, और मुझे अचानक एक ऑपरेशन पर चेन्नई जाना पड़ा। जब तक वह माँ से खुलकर नहीं, पर थोड़ी बहुत बातें करने लगी थी। इस तरह के ऑपरेशन पर जाते हैं तो घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सबको भूल जाना पड़ता है। हमें बस हमारा टारगेट याद रहता है। इस दौरान में परिवार में क्या हो रहा है यह फिक्र हम नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों की शादियां बड़ी उलझी होती हैं। इस बार का ऑपरेशन छोटा ही था, 1 महीने में कंप्लीट हो गया था। आज वापसी थी। मैं कार के बाहर देख रहा था। मुझे एक एक करके माँ, रीता और बच्चे याद आने लगे थे, और याद आया माँ का वह चेहरा जिसमें वह मुझे पसंद नहीं करती, यह साफ दिखता था। शोभा और मैं स्कूल से साथी थे, कॉलेज में एडमिशन भी साथ ही ले लिया। मेरा दिन भी और वही और रात भी वही।
इसके अलावा कभी मैंने किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे इतना पता था कि मेरे मम्मी पापा मेरी खुशी के लिए कभी शोभा को ना नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी हाँ उनकी आंखों में दिखती थी, और शोभा की तो हर बात में मुझे मेरे लिए प्यार ही प्यार दिखता था। मैंने कभी उसके अलावा किसी और लड़की के सपने भी नहीं देखे थे। फिर एक एनआरआई लड़के के आते ही उसके परिवार वालों ने उसे क्या समझाया कि उसने एक झटके में ही मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मेरे बारे में सोचा ही नहीं। 2 दिन में शादी करके उस अनजान लड़के के साथ 7 समंदर पार चली गई, और मैं गिड़गिड़ाता ही रह गया, तड़पता ही रह गया। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। ना खाने का होश था मुझे, ना सोने का, और ना पढ़ने का, ना घर पर जाने का। एक बार नशे में धुत रोड पर बेहोशी की हालत में मिला था। सुबह जब होश आया तो पापा को इस कदर टूटा हुआ पाया कि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। पापा को ऐसा सदमा लगा कि 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस की चेयर पर डेड पड़े हुए मिले। उसके बाद माँ थी और मैं था। बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना खत्म हुआ हो और मैं भयानक नींद से जागा हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने उस स्थिति से संभाला था। वह भी तब जब शायद माँ ने पापा की मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था। बड़ी मुश्किल से ही माँ से मैं दोबारा जुड़ पाया था, वह भी एक शर्त पर कि पापा का सपना पूरा करूंगा और कभी माँ का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं सीआईडी पुलिस ऑफिसर बनकर पापा का सपना तो पूरा कर चुका था, पर कुछ तो बाकी रह गया था। मैं भारी मन से घर जा रहा था। दरवाजा खोला। मेरी चाबी मेरे पास ही रहती थी। माँ के कमरे में झांक कर देखा तो माँ सो रही थी। रीता वाले कमरे में आंटी बच्चों के साथ सो रही थी। रीता कहाँ है? शायद मेरे कमरे में। उलझा हुआ सा अपने कमरे में गया। वहां देखा, मेरे बिस्तर पर एक अजनबी सोया हुआ था और रीता पास में बैठी थी। उसकी उंगलियां उस अजनबी के बालों में थी और वह भी कुर्सी के हत्थे पर सर रखकर सो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। मैं असमंजस में था। किससे पूछता? काफी लंबा सफर तय करके आया था तो इस स्थिति में भी नहीं था कि सबको जगाऊं और इस बारे में पूछूं। इसलिए हॉल में आकर सोफे पर ही सो गया। सुबह माँ की आवाज से नींद खुली। वे मुझे बड़े प्यार से उठा रही थी। सच में ऐसा लगा कि दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो मुझे। बाकी लोग सो रहे थे। माँ ने चाय बनाई और मुझे लेकर बाहर झूले पर आ गई। मेरी आंखों में तैर रहे सवालों के जवाब देने की उत्सुकता उनको मुझसे ज्यादा थी। उन्होंने जो बताया वह यह था कि मेरे जाने के करीब 7 दिन बाद हरिद्वार से फोन आया था, जो रीता के लिए था। फोन सुनने के बाद रीता बिल्कुल अधीर हो उठी थी। वह उनसे अमृतसर जाने के लिए अनुमति अनुमति मांग रही थी। मैंने कहा, इतने छोटे बच्चों को लेकर जाने का ऐसा क्या जरूरी काम है? तो कहने लगी, माँ जी, मेरे जीवन का यही एक उद्देश्य है। प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने पूछा, बिना वजह से पूछे मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? तो गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, आप बच्चों को भले ही रख लीजिए, आरती तो आपके साथ है ही। मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊंगी। मुझे इसका ऐसे अकेले जाना सही नहीं लगा, और तू भी नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट में फोन करके गाड़ी मंगवाई, जिसमें मैं, रीता और ये बच्चों की आया, हम सब बच्चों को लेकर गए। वहां कहाँ जाना था यह तो मुझे पता नहीं था। वहां पहुंचे तब ड्राइवर को इसने बताया कि यहाँ के पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मुझे भी कुछ मालूम नहीं है माँ जी। जब हम वहां पहुंचे तो इसने किसी लेटर का जिक्र किया, जो कि हरिद्वार के उसके किसी फूल वाली आंटी के पते पर आया था। तब जाकर पता चला कि इसने कुछ लोगों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हुई है, और यह फूल वाली आंटी से संपर्क करती रहती थी, और हमारा फोन नंबर इसने वहां दे रखा था। पुलिस वालों ने बताया कि 4 लोगों में से किसी एक का पता चला है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यह तो खुशी से बौरा गई। तुरंत हम लोग वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां यह आदमी मिला, जिसे दूर से देखते ही यह प्राण छोड़कर ऐसे भागी और जाकर उससे लिपट कर रोने लगी। वह भी उतना ही अधीर होकर इससे मिला। मैं बड़ी उत्सुकता से माँ की ओर देख रहा था। वह इसका भाई सुधीर है, विनय, रीता का भाई है वह। केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी ना, उसमें इसके पिता माता, बहन और 2 भाई सभी हादसे का शिकार हो गए थे। दादी की बीमारी की वजह से ये उनके साथ नहीं गई थी,
उन सभी में से सिर्फ यही बचा है। यह भी कोमा में था इतने समय से। अमृतसर कैसे पहुंचा इसे कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले जब इसे होश आया तब इसने अपने पते बताए। फोन लगाया, जवाब नहीं मिला तो मिसिंग कंप्लेंट के आधार पर रीता को इन्फॉर्म किया गया। अच्छे घर की लड़की है रीता, विनय, बस परिस्थितियों के बोझ की मारी है। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अंदर गया तो सुधीर जाग चुका था। 21-22 साल का लड़का, बहुत ही मासूम सा था। मुझे देखकर रीता कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मैं क्या रिएक्ट करता हूँ यह जानने की उत्सुकता थी या अपने भाई को मुझसे मिलाने की खुशी थी, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। सुधीर मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा कर बोला, रीता से मैं आपकी शादी के बारे में सुन चुका हूँ। वह मुझे धन्यवाद दे रहा था कि मैंने जैसे भी हो शादी निभाई। हमारी शादी का सच भी वह उसे बता चुकी थी। वह चाहता था कि कुछ समय और रीता का मैं ख्याल रखूं, तब तक वह सब अच्छे से जमा लेगा और फिर रीता को भी लेकर चला जाएगा अपने शहर, मतलब हरिद्वार। नहीं नहीं, हम लोग इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से। सब अच्छे से जमाने का क्या मतलब है, मैंने पूछा। तो इसके जवाब में दोनों भाई बहनों ने आंखों ही आंखों में बातें की, जैसे क्या छुपाएं और क्या बताएं। फिर रीता ही बोली, मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की, तभी माँ अचानक डिलीवरी में सुधीर को जन्म देकर चल बसी। उसकी देखभाल के लिए आई नई माँ एक बेटे और एक बेटी की माँ बनी। जाहिर सी बात है, मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। साथ ही साथ वह दादी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, क्योंकि दादी हमेशा पहली माँ की बड़ाई किया करती थी, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। होना तो यह चाहिए था कि दादी मुझसे प्रेम पूर्वक रहती, परंतु वह तो और चिढ़ती। तेरे कारण जल्दबाजी में इस खुसर को ब्याह कर लाना पड़ा। बचपन में ही मेरी पास वाले रामधन जी के छोटे बेटे से सगाई पक्की कर दी, पर यह तो मेरी जिद थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूंगी फिर शादी करूंगी। माँ को क्या आपत्ति थी, घर का पूरा काम हो जाता था, मैं उसके ऊपर जरा भी बोझ नहीं डालती थी। वह अपनी छोटी बेटी पर कोई काम का जरा भी बोझ डालना नहीं चाहती थी। पर सुधीर रीता को समझता था। पिता को किसी से कोई लेना देना ही नहीं था, और ऐसे में एक बार दादी ने जिद कर ली कि दादाजी की अस्थियां विसर्जित करके आओ, और दादी की देखभाल के लिए रीता को छोड़कर पूरा परिवार यात्रा पर निकल गया। उस त्रासदी के बाद करीब 1 साल तक दादी पोते ने उन लोगों का रास्ता देखा, जहां से हो सके जानकारी निकालने की कोशिश भी की। अखबारों में इश्तिहार दिया, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हर बड़े शहर में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, और कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और बीमार दादी को छोड़कर मैं भी कहाँ जाती, रीता बता रही थी। जिस परिवार में रिश्ता हुआ था उनसे उम्मीद थी, पर वे तो और अधिक निश्चिंत दिखाई पड़ते थे, जैसे सारी प्रॉपर्टी के हकदार मेरी हो जाने का वे उत्सव मना रहे थे। दादी बिल्कुल इस सच को स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं थी कि पूरा परिवार नहीं रहा, और इसी के चलते उन्होंने मुझे लेकर हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। पर तब रामधन जी अड़ गए, कहने लगे, अगर आप इस तरह से जाओगे तो मैं मेरे बेटे की सगाई किसी और से कर दूंगा। दादी को तो धन सवार थी, अतः रामधन से बोली, मेरे होने वाले दामाद को हमारे साथ भेज दो। और हाँ, सारे प्रॉपर्टी के कागजात रामधन को दे दिए और उनसे कहा, मेरी बेटे की शादी तेरे बेटे से ही होगी, बस मुझे अपने परिवार को ढूंढ कर। जाने उन्हें क्या लग रहा था, ऐसा करने से वह अपने बेटे को हमारे साथ शायद भेजेंगे या नहीं। उस समय उन्होंने ऐसे ही किया। सारी प्रॉपर्टी और जरूरी कागजात रामधन जी को देकर उनके बेटे को साथ लेकर हम लोग हरिद्वार की ट्रेन में बैठ गए। लेकिन अचानक ही रास्ते में रामधन गायब हो गया। 2 दिन स्टेशन तक वह साथ ही रहा था, फिर अचानक से जैसे वो गायब ही हो गया। मैं समझ गई थी कि वह वापस चला गया है, पर दादी यह मानने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद हरिद्वार में कुछ दिनों तक होटल में रहे। पास के पैसे खत्म होने पर किराए का कमरा लिया। शुरू से अंत तक दादी को लगता था कि रामधन का बेटा वापस आ जाएगा। उस दिन दादी की तबीयत बहुत खराब थी, जिस दिन मैंने आपको कमरे में ले जाने की जिद की थी। दादी पागलों जैसी हो गई थी। तो तुम्हारे पास गन कैसे आई थी, मैंने पूछा। इतने दिनों में मैंने पहली बार उससे इतना बोलता हुआ सुना था। हरिद्वार में आने के बाद दादी चाहे जब उन लोगों को ढूंढने निकलने को बोलती, साथ में मुझे भी जाना पड़ता। कई प्रकार के लोगों की आंखों का सामना करना पड़ता था। कई बार अपरिहार्य स्थिति का भी सामना करना पड़ा। एक रात
जब हम दोनों घाट पर से आ रही थी तो हमारे घर के थोड़ी दूर एक होटल के बाहर कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। मैं और दादी गाड़ी के पीछे हो गए। उन्होंने गन भी निकाली और चलाई। एक व्यक्ति को शूट भी किया और फिर जल्दबाजी में गन वहीं फेंक कर भाग गए। मैंने गन उठा ली। तुम्हें डर नहीं लगा? कभी गलती से चल जाती तो? चल कैसे जाती? वह तो खाली गन है। क्या? हे भगवान! मतलब मैं एक खाली गन के चक्कर में स्वाहा हो गया। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। थोड़ी देर कोई भी कुछ न बोला। थोड़ी देर के बाद सुधीर बोला, आप निश्चिंत रहिए, दीदी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तभी माँ आ गई। कहने लगी, अब बाकी बातें बाद में, अभी सब नहा लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नाश्ते के बाद मैं उसे बाजार लेकर गया। उसे कपड़े, जूते, फोन दिलाया। वहां से हम मेरे ऑफिस में इत्मीनान से बैठे। फिर मैंने कहा, सुधीर, अब बताओ, जैसे ही तुम्हें होश आए तो तुमने क्या किया? मैंने घर पर फोन लगवाया पर किसी ने उठाया नहीं। फिर पास में भी रामधन चाचा के यहाँ फोन लगाया पर रॉन्ग नंबर कहकर वहां से फोन रख दिया गया। तो अच्छा यह बताओ, रामधन किस प्रकार का व्यक्ति है और तुम्हारी क्या प्लानिंग है? रामधन एक दबंग टाइप का व्यक्ति है। पापा तो उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे, पर दादी के पुराने रिलेशन होने की वजह से ही बचपन में दीदी की सगाई वहां कर दी गई थी। मुझे लगता है वहां जाकर पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मतलब तुम यह मानते हो कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे? लगता तो ऐसा ही है। ठीक है, अभी तुम थोड़ा कमजोर भी हो। थोड़े दिन आराम करो, बच्चों के साथ एंजॉय करो। मैं कुछ प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, आपके वैसे ही हमारे ऊपर बड़े एहसान है। देखो जो भी हो, अब वह मेरी पत्नी है। हमारे रिलेशन जो भी हो, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। वैसे तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है सर, पर मेरे और दीदी के डॉक्यूमेंट्स अब भी वही हैं। एक बात कहूँ, तुम मुझे सर नहीं कहो तो फिर क्या कहूँ? जैसा तुम ठीक समझो। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा था। फिर हम दोनों के बीच आगे कोई बात नहीं हुई। पूरी प्लानिंग करने में मुझे 8 दिन लगे और सुधीर को सेटल करने में भी। अब वह ठीक था। इन दिनों में वह माँ के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी थी। अब तो थोड़ा किचन में भी काम करती थी। काफी दिनों के बाद माँ को खुश देख रहा था। 8 दिन बाद मैं और सुधीर प्लेन से इंदौर पहुंचे। सुधीर को होटल में छोड़ा। टीम हमारी पहले से तैयार थी। हम लोगों ने रामधन जी के घर पर इनकम टैक्स की रेड डाली, जिसमें नकदी, जेवर एवं कई सारी प्रॉपर्टीज के अनेक लोगों के नाम पर कागजात जब्त किए। सूची बनाते समय कई दूसरे लोगों के पेपर्स भी निकले। रामधन गिड़गिड़ाने लगा। एक अलमारी से रीता और सुधीर की प्रॉपर्टी एवं एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए। आय से अधिक इनकम का केस था। रीता की माँ की ज्वेलरी ना मैं पहचानता था ना सुधीर। अब रीता की आवश्यकता पड़ी तो माँ को कॉल किया। अगले दिन माँ, रीता, आरती आंटी और दोनों बच्चों को लेकर आ गई। कार मैंने एयरपोर्ट पर भेज दी थी। आगे लेने गया ऑफिसर बैठा था। कार के एक तरफ से आरती उतरी, एक तरफ से माँ। दोनों ने एक एक बच्चे को ले रखा था और आखिर में रीता उतरी। ग्रीन कलर की साड़ी, लंबी चोटी, गजरा, माँ का सोने का नेकलेस, हाथ भर के चूड़ियां और एक गहना और भी पहना था उसने। वह था मंगलसूत्र। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बड़ी भली लग रही थी। आज मेरी उस पर से आंखें क्यों नहीं हट रही थी? ज्वेलरी, मकान की चाबी, प्रॉपर्टी के कागजात, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स सब लेकर रामधन जी को उनकी जगह पर पहुंचाकर हम सब रीता के घर गए। घर खोलने के बाद वहां के ऑफिसर को सफाई का जिम्मा दे दिया। बहुत ही सुंदर मकान था। कुछ लोकल रिश्तेदार भी मिलने आ पहुंचे थे। सबसे मिल मिलाकर हम होटल पहुंचे। सुधीर कह रहा था कि अब मैं और दीदी यहीं रह जाते हैं। और फिर क्या करोगे? मतलब तुम्हारी दीदी और बच्चों और तुम्हारा खर्चा भी तो लगेगा। मैं कोई जॉब कर लूंगा। फिर क्या करोगे? सुधीर हैरान हो गया। फिर मतलब? कुछ समय बाद तुम शादी करोगे, तुम्हारी बीबी आएगी, तब क्या करोगे? तुम्हारी दीदी 2 बच्चों को अकेले पाल लेगी। लोगों को क्या जवाब दोगे? किसके बच्चे हैं, कौन पिता है? मुझे पता है, अभी तक सब लोगों के सामने
तुम्हारी दीदी की मांग में सिंदूर भरा नहीं है, और बच्चों के बाप का नाम भी तो भविष्य में जरूर हो जाएगा, तब क्या करोगे? और मैं इतने छोटे बच्चों को उनकी माँ से अलग नहीं कर सकता। और तुम्हें क्या लगता है रामधन चुप बैठ जाएगा? कुछ समय बाद बाहर आ जाएगा और वह कुछ भी कर सकता है। मेरी सारी बातें सुनकर सुधीर बोला। सुधीर अब चिंतित था। इन सब मामलों में वह तो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। न जाने वह किस सोच में गुम थी। उसने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था। जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। मैंने कहा, मैं मकान को साफ करवा कर किराए पर चढ़वा दूंगा। प्रॉपर्टी के कागजात और ज्वेलरी सब लॉकर में रख देते हैं। जो जरूरी है उसे लेकर अभी आप सब दिल्ली चले जाओ। मुझे यहाँ से एक ऑपरेशन के लिए और निकलना है। सुधीर चिंतित हो गया। मैं वहाँ क्या करूँगा? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक काम फिक्स कर दिया है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें बता देगा। वे दोनों मुंह बाए मेरा मुंह देख रहे थे। समय समय पर यहाँ आते रहना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बड़े परेशान कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को रात की फ्लाइट से मैंने बुकिंग करवा दी थी और वे सब वापस चली गई। जाने से पहले वह मेरे कमरे में आई थी, पर कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप चली गई। इस बार का ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक था। मुझे 2 गोली लग गई थी, एक हाथ में और एक बिल्कुल दिल के पास। आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी। 3 महीने बाद मैं घर पहुंचा था। अब तो घर का माहौल जैसे बिल्कुल बदल गया था। माँ बच्चों में रमी ही थी और रीता घर को संभाले हुए थी। सुधीर को जॉब अच्छा लगा था और वह भी अपने काम में जम गया था। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं खुद सोच नहीं पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। एक समय था जब घर में मैं और माँ 2 ही लोग रहते थे, और अब दोनों बच्चे, रीता, सुधीर और नैनी आरती, भरा पूरा परिवार बन गया था। ऐसा लगता था जैसे फैमिली पूरी हो गई हो। मैं ही इसमें से मिसिंग था। अब जब रीता की नजरें मेरी तरफ उठती थी तो उनमें एक सवाल होता था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और मैं कतरा कर निकल जाता था। एक दिन माँ ने मेरी क्लास ले ली। कहने लगी, इसकी क्या गलती है? तू उसे लाया। तेरे 2 सुंदर सुंदर प्यारे बच्चे भी हैं। उस रीता में कोई कमी नहीं है। उसे और अपने आप को किस बात की सजा दे रहा है? मैं माँ की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, पर माँ जिद पर अड़ गई। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि माँ, अपने बच्चों को लाना था, इसलिए उसे लाया था। बस, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। जवाब देकर पलटा तो दोनों भाई बहन दरवाजे पर खड़े थे। रीता की आंखों से जहां अविरल अश्रु बह रहे थे, वहीं सुधीर हक्का बक्का खड़ा था। दोनों चुपचाप पलटकर वहां से निकल गए। अगली सुबह नींद खुली। थोड़ी देर से तो घर में बहुत शांति थी। माँ हॉल में चुपचाप सिर पकड़कर बैठी थी। मैंने माँ से कुछ पूछा तो उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। आरती ने बताया, सुधीर और रीता दोनों बच्चों को लेकर चले गए हैं। एक लेटर भी दिया जिसमें लिखा था, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था। परिस्थितियों के साथ कुछ उम्मीद मैंने ही पाल ली थी। अभी बच्चों को मेरी जरूरत है। जब मेरे बिना रहने के लायक हो जाएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। पूरे 6 महीने बीत गए उनको गए हुए। इस बार दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा थी। मुझे ऑफिस में ही काम करना होता था। लास्ट ऑपरेशन के बाद मुझे बाहर कहीं भेजा नहीं जा रहा था, इसलिए टाइम से घर पहुंच जाता था। काश कहीं से उसकी कोई खबर ही मिल जाए। पता ही नहीं चला कब वह मेरी जरूरत बन गई थी। बच्चों को भी मिस करता था। यह जरूर था कि मैंने उन्हें कभी गोद में नहीं लिया था, क्योंकि मुझे डर लगता था। पर मेरे सामने थे, उन्हें देखकर सुकून मिलता था और मैं उसी से खुश रहता था। यह था कहानी का पहला हिस्सा। अगर आप कहानी का दूसरा हिस्सा सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलती हूँ दोबारा जल्दी ही।